नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में खनन की 2 दरों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मशीनों से खनन पर पाबंदी। अंकिता हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, नार्को पर 22 को सुनवाई। अधिकारी 10 दिन में शिकायतें दूर करें, धामी। जैविक खेती पर जोर देंगे जोशी। उत्तराखंड में 15 रुपये तक बढ़े सीमेंट के दाम। अंकिता को 97 गवाह दिलाएंगे इंसाफ। हरीश रावत बोले, अंकिता मामले में फिर दूंगा धरना। घूसखोरी मामले में उद्योग केंद्र के प्रबंधक को 5 साल की सजा। छात्र संघ चुनाव, दून मंसूरी के कॉलेजों में भरेंगे नामांकन पत्र। देहरादून, वैज्ञानिक ने मेडिकल छात्रों के लिए किया देहदान। विधानसभा भर्ती घोटाला, विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना। अटल स्कूल में रिक्त 550 पदों को भरने की मंजूरी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा कि वन निगम की वेबसाइट पर प्रति क्विंटल रॉयल्टी 31 रुपये, प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति क्विंटल रॉयल्टी कैसी है। कोर्ट ने 12 जनवरी तक मामले में शपथ पत्र से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति आरसी खुल्लू की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिका हल्द्वानी के हल्दू चौड़ निवासी गगन पराशर व अन्य ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि प्रदेश में मशीनों से खनन की अनुमति नहीं है, फिर भी नदियों में भारी मशीनों से खनन किया जा रहा है। खनन नियमावली में सिर्फ हाथों से खनन की अनुमति है, इसलिए मशीनों से खनन पर रोक लगाई जाए। जनहित याचिका में कहा गया कि सरकार व प्राइवेट खनन की रॉयल्टी दरों में भिन्नता है। वन निगम की वेबसाइट पर 31 रुपये प्रति क्विंटल और प्राइवेट में 12 रुपये प्रति क्विंटल रॉयल्टी निर्धारित है, जिसकी वजह से प्राइवेट खनन कारोबारी कम टैक्स से दे रहे हैं और सरकारी ज़्यादा। इससे सरकार को घाटा हो रहा है, क्योंकि लोग प्राइवेट खनन कारोबारियों से माल खरीद रहे हैं और सरकारी और प्राइवेट में एक समान रॉयल्टी दरें निर्धारित हो। कोर्ट द्वार, बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने तीनों हत्या आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत अब मामले में सुनवाई की तिथि मुकर्रर करेगी। एसआईटी ने आरोपियों पर हत्या सबूत छिपाने, अनैतिक देह व्यापार के लिए मजबूर करने की धारा लगाई है। वहीं इस मामले में चर्चा का विषय बने वीआईपी के नाम खुलासे के लिए आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता अपराध जितेंद्र रावत ने बताया कि एसआईटी की ओर से अदालत में दायर की गई 500 पेजों की चार्जशीट में 97 गवाह और 30 दस्तावेजी सबूत शामिल किए गए हैं। पूर्व दर्जाधारी मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य निवासी आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार, हाल निवासी बंतरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी, सौरभ भास्कर पुत्र शक्ति भास्कर निवासी 18A सूरजनगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता निवासी 42A दयानंद नगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार को आरोपी बनाया गया है। तीनों के विरुद्ध धारा 302, 201, 120B, 354A भारतीय दंड विधान व 51(5)(1)B अनैतिक व्यापार निवारण की धाराएं लगाई गई है। रावत ने बताया कि एसआईटी के कोर्ट में नार्को टेस्ट की अपील पर पुलकित और सौरभ ने टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। तीसरे आरोपी अंकित ने इसके लिए 10 दिन का समय कोर्ट से मांगा है। इस मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। एसआईटी का कहना है कि वीआईपी का नाम समेत कुछ अन्य सबूत अदालत में अलग से जमा कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 पर आने वाली शिकायतों का समाधान 10 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के सचिव, एचओडी और डीएम खुद कुछ शिकायतकर्ताओं से बात कर समस्याओं का उचित समाधान करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण तय समय में किया जाए। धामी ने कहा कि हेल्पलाइन आमजन की सुविधाओं और जरूरतमंदों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही सरकार का उद्देश्य है। लोगों की संतुष्टि के लिए यदि उसमें सुधार की जरूरत होती है तो उसके लिए कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को देने को कहा। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने शिकायतकर्ता का समाधान बेहतर और औसत तरीके से निकालने वाले विभाग को पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम ने उधम सिंह नगर के सुनील और रुद्रप्रयाग के वीरेंद्र सिंह को फोन कर उनकी समस्या सुनी। मुख्यमंत्री ने दोनों को उनकी समस्याओं का समाधान तय समय में किए जाने का आश्वासन दिया। सीएम ने 1905 हेल्पलाइन में फोन करके कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को भी परखा। उन्होंने अफसरों को हेल्पलाइन से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही हेल्पलाइन की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समाधान ई ऑफिस से किया जाए।
देहरादून विपणन बोर्ड के राष्ट्रीय परिषद के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में जैविक और प्राकृतिक खेती पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीकी उपलब्ध कराकर फसल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, साथ ही फसलों का उचित मूल्य दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। काबीना मंत्री जोशी का विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद का चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर सोमवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशी का जोरदार स्वागत करने के साथ आतिशबाजी भी की। जोशी ने राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस मौके में जोशी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाई जाए। इसके लिए दोनों सरकारें हर संभव कदम उठा रही हैं, साथ ही आगे में जो निर्णय होंगे वो किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, सविता कपूर, मनबीर सिंह चौहान, नेहा जोशी, सिद्धार्थ अग्रवाल सहित अनेक पार्टी नेता मौजूद रहे। यदि आप इन दिनों घर बनवा रहे हैं, किसी प्रकार का निर्माण करवा रहे हैं, तो एक खबर आपके लिए मायूस कर सकती है। दरअसल सीमेंट कंपनियों ने अपने रेट 10 से 15 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिया। रेट में 2 से 3% तक का इजाफा हुआ है। इस वक्त बाजार में सीमेंट के दाम 470 रुपये बैग तक पहुंच गए हैं। कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रकाश जायसवाल ने बताया कि दिसंबर में कंपनियों समुद्र सीमित उत्पादन किया, इसलिए मांग बढ़ने के कारण सीमेंट महंगा हो गया। उन्होंने कहा कि एसीसी सीमेंट 10 रुपये बढ़ोतरी के साथ 465, अंबुजा सीमेंट 460, अल्ट्राटेक सीमेंट 465 रुपये प्रति बैग चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रचलित कंपनियों के अलावा इन कंपनियों ने भी रेट बढ़ाए हैं। औसतन 10 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। अंकिता हत्याकांड में 87 दिन की लंबी जांच के बाद पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट आईपीसी की धारा 302, 201, 120B, 351 को और 5B अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत भेजी गई है। सीनियर वकीलों का कहना है कि चार्जशीट में सबसे अहम धारा 302 है। यह हत्या करने पर लगाई जाती है, जिसमें आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के साथ ही अर्थदंड लगाए जाने का प्रावधान है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने बनता रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के प्रबंधक अंकित और संचालन में शामिल रहे सौरभ के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेजी है। 500 पेज की भारी भरकम चार्जशीट में रिजॉर्ट कर्मचारी, अंकिता के दोस्त, परिजन समेत हत्याकांड से पहले वहाँ कुल 97 लोग गवाह बनाए गए। इसके साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्यों की बड़ी सूची है। इन सब तथ्यों के जरिए अभियोजन को कोर्ट में इस चर्चित केस के अंजाम तक पहुंचाना हुआ। रिटायर्ड सहायक निर्देशक विधि GS बिष्ट, दून के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश गुप्ता और संजीव शर्मा ने कहा कि चार्जशीट में गई धाराओं में सबसे अहम धारा 320 हत्या की है, जिसमें 2 साबित होने पर न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्युदंड तक का प्रावधान है। ट्रायल के दौरान इसे साबित करने पर फोकस होगा। इसको केंद्र में रखकर ही चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई होगी। पुलिस की जांच के दौरान जुटाई साक्ष्य अगर कोर्ट में टिके तो आरोपियों का इस सजा से बच पाना मुश्किल होगा। भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं पर अंकिता हत्याकांड मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता पूरे प्रदेश की बेटी है और उसकी हत्या से पूरा प्रदेश हकवाकुल है। सरकार ने अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर तेजी से कार्रवाई की। इस मामले में SIT जांच चल रही है। लोग इस मामले में संदेह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भट्ट ने पूर्व CM हरीश रावत के उपवास को राजनीतिक नौटंकी बताया। देहरादून उद्योग केंद्र के तत्कालीन प्रबंधक को विजिलेंस स्पेशल कोर्ट के जज इंद्रमणि राय ने घुसखोरी में 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट में दोषी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही अर्थदंड नहीं चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विजिलेंस मुख्यालय के मुताबिक महेश गुप्ता निवासी शालीमार बाग, नई दिल्ली ने 15 अक्टूबर 2012 को इस मामले में शिकायत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने शिवपुरी में रिजॉर्ट बनाया। आरोप था कि इसके केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी के भुगतान की एवज में उद्योग के केंद्र ढालवाला के प्रबंधक कर्ण सिंह की 4.25 लाख रुपए मांगे। आरोपी ने 16 अक्टूबर को 1 लाख रुपए लेकर अपने कार्यालय बुलाया। वहां विजिलेंस ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। तब आरोपी के खिलाफ तत्कालीन निरीक्षक RC कोर्ट नाला ने जांच कर कोर्ट में 10 दिसंबर 2012 को चार्जशीट दाखिल की। 10 साल चले ट्रायल के बाद न्यायालय ने कर्ण सिंह हलदार को रिश्वतखोरी में दोषी करार देकर सजा पर फैसला सुनाई। कर्ण मूलतः इनामपुरा मंडावर जिला बिजनौर UP का निवासी है। उसका परिवार दून में नालापानी रोड क्षेत्र में रहता है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने में वारंट बनाकर कर्ण सिंह को जेल भेज दिया गया। आरोप रैप होने के बाद करीब 14 महीने तक जेल में रहा था। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा से कम की जाएगी। दून से लेकर मंसूरी तक छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP और NSUI समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने ताकत झोंक दी। हर कोई छात्रों को अपने पक्ष में करने के नए तरीके अपना रहा है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए छात्रों की समस्या सुनी जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न संगठनों ने अधिकृत प्रत्याशियों ने सोमवार को गाजे बाजे के साथ नामांकन करवाए। समर्थकों ने ढोल दमों की थाप और नृत्य के साथ जमकर आतिशबाजी की।
एमकेपी कॉलेज में सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने का दिन था। सुबह मुख्य चुनाव अधिकारी तुष्टि मैथानी ने बताया कि 13 नामांकन पत्र बिके, जिनमें से 12 मिल गए हैं। उम्मीदवार मोहिनी ने नामांकन पत्र जमा नहीं कराया। यहाँ सभी 6 पदों पर 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा करवाए। मंगलवार को स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। अध्यक्ष पद पर बबीता बसरा अंसारी, उपाध्यक्ष पद पर समा मलिक व कंचन, महासचिव पद पर अनुभूति शर्मा एवं ऐश्वर्या चौहान, संयुक्त सचिव पद पर ईर्षिता पिष्टे व सिद्धजोत कौर, कोषाध्यक्ष पद पर भूमिका कटियाल और वैशाली पाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर रोशनी एवं हर्षिता सिंह ने फॉर्म जमा करवाए। एमकेपी में 24 को मतदान और संग मतगणना होगी। आईआईपी देहरादून के पूर्व वैज्ञानिक बसंत कुमार के देहांत के बाद परिजनों ने किया देहदान। जीवन भर अपने सोच से समाज को लाभान्वित करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आईआईपी से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर बसंत कुमार का पार्थिव शरीर अब समाज के काम आएगा। उनके देहदान के संकल्प का सम्मान करते हुए उनके परिजनों ने उनका पार्थिव शरीर मेडिकल छात्रों की शिक्षा के लिए दिन कॉलेज को उपलब्ध कराया। कैनाल रोड निवासी 70 साल के डॉक्टर बसंत कुमार का निधन 16 दिसंबर को रेक्टल कैंसर के चलते हो गया था। कुछ दिन उनका शव को कोरोनेशन के मोर्चरी में रखा गया, लेकिन दून मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के एचओडी डॉक्टर महेंद्र पंत, डॉक्टर राजेश मौर्य और नोडल अधिकारी डॉक्टर पुनीत के सलाह पर शरीर को दून मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द किया गया ताकि उनका संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से हो। डॉक्टर बसंत कुमार ने अपने जीवन काल में ही देहदान का संकल्प किया था। वह इनका फार्म नहीं भर पाए, लेकिन पत्नी ने इसका चर्चा की। परिजनों ने भी इनकी इच्छा का सम्मान किया। डॉक्टर बसंत कुमार की पत्नी पूनम कुलश्रेष्ठ, भाई अतुल कुलश्रेष्ठ, भाई संतोष कुमार कुलश्रेष्ठ, बेटी ईवा, ईशा, दामाद अमित ने बताया कि बसंत कुमार का कैंसर का इलाज दून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने इंसाफ की मांग को लेकर नारेबाजी के साथ 5 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जब तक वर्ष 2016 से पहले के कर्मचारियों पर कोई फैसला नहीं होता तब तक उन्हें भी बहाल किया जाए। बर्खास्त किए गए कर्मचारी सोमवार पूर्वाह्न 9:30 बजे विधानसभा के बाहर पहुंचे, धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी हाथों में विभिन्न नारे तख्तियां लेकर विरोध जताते रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करे गिरीश बरगली व मुकेश पंत ने कहा कि राज्य गठन के बाद से अब तक विधानसभा में एक ही तरह की नियुक्तियां हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूर्व नौकरशाह डीके कोटिया की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के बाद वर्ष 2016 के बाद के सभी 222 कर्मचारियों को हटा दिया था, जबकि इससे पहले वालों पर कोई फैसला नहीं है। बारगली ने सवाल उठाया कि कमेटी ने जब सभी नियुक्तियों को अवैध बताया तो कार्रवाई सिर्फ कुछ ही कर्मचारियों के खिलाफ क्यों हुई। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने तब कहा था कि पहली बार कर्मचारियों के बारे में विधिक राय ली जा रही है, पर 3 माह बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इसे सवाल उठने स्वाभाविक है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के बर्खास्तगी पर रोक और वेतन भुगतान के बावजूद उनके खिलाफ इंसाफ नहीं हुआ और विधानसभा में प्रशासन डबल बेंच में चला गया। कहा कि विधानसभा में जब नियुक्तियां अवैध है तो कार्रवाई भी सभी पर एक समान होनी चाहिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्पीकर अपने पिता के वर्ष 2007 से 2009 के कार्यकाल के दौरान नियुक्त कर्मचारियों को संरक्षण दे रही है। यूकेडी की मीडिया प्रभारी श्रीप्रसाद सेमवाल और महामंत्री सुनील ध्यानी ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों में मुकेश पंत, कपिल धोनी, कैलाश जोशी, पूनम अधिकारी, पंकज धोनी, धर्मेंद्र सिंह कार्की, अनिल रियाल, विजय चौहान आदि मौजूद रहे। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रिक्त 550 से ज्यादा पदों को विभागीय चयन परीक्षा से भरने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगा। साथ ही अतिथि शिक्षकों के पूल में अंग्रेजी में दक्ष युवाओं को नियुक्ति करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। इस साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाते वक्त सीबीएसई ने 69 स्कूलों को चिन्हित किया है। इन स्कूलों में सीबीएसई के मानक के अनुसार आवश्यक संसाधन भी नहीं है। इन स्कूलों में इस वक्त 40,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही। हल्द्वानी एनएसयूआई ने सोमवार को एमबीपीजी कॉलेज और महिला कॉलेज छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एमबी से एमए हिंदी के छात्र सूरज भट्ट और महिला महाविद्यालय से एमकॉम की छात्रा रिंकी कुमारी को अध्यक्ष पद पर उतारा है। संगठन ने महिला कॉलेजों में सभी पदों में प्रत्याशी घोषित किए हैं। महिला कॉलेज के पैनल में आयुषी सिंह को उपाध्यक्ष, हरिप्रिया राणा को सचिव, उमरा सैफी को उपसचिव, बबीता पिमोली को कोषाध्यक्ष, रिंकी बिष्ट सांस्कृतिक सचिव, आकांक्षा मुगलवाल विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, बबीता बिष्ट कला संकाय प्रतिनिधि और रिया पटलिया को वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पद का प्रत्याशी बनाया गया है। विधायक सुमेर हृदय के आवास पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। जिलाध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने आधिकारिक पत्र सौंपा। यहाँ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय रावत, देवेंद्र नेगी, राहुल धामी, ज्योति आर्य, मीमांसा आर्य आदि मौजूद रही। हल्द्वानी स्कूल खुलने और
छुट्टी के समय जाम की स्थिति ना बने, साथ ही आते जाते बच्चों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने निजी स्कूल संचालकों को एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत जरूरी सूचनाओं की जानकारी देने के लिए स्कूलों पर स्कूल के गेटों पर स्पीकर सिस्टम लगाए जाएंगे। स्कूलों में पार्किंग की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा। स्कूलों को 1 सप्ताह के भीतर सारी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। इन दिनों शहरवासियों को जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन हर क्षेत्र में सख्ती से कार्य कर रहे हैं। इसके तहत अब पुलिस ने स्कूल संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूल खुलने और छुट्टी के समय विद्यालयों से बाहर जाम की समस्या बन जाती है। स्कूलों की बसों के अलावा ऑटो और टेम्पो चालक बीच सड़क में ही बच्चों को चढ़ाते उतारते हैं, जिससे जाम की समस्या के साथ ही बच्चों के लिए दुर्घटना खतरा बना रहता है। यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए पुलिस ने 5 बिंदुओं पर विद्यालयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये 5 बिंदु हैं। बच्चों के स्कूल जाते और घर जाते वक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना जरूरी होगा। स्कूल बसों के अलावा लाने और ले जाने वाले ऑटो, ई रिक्शा के लिए पार्किंग होगी। विद्यालय के गेटों में सड़क CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य गेट पर स्पीकर सिस्टम लगाना होगा। सड़क पर जाम ना लगे, इसके लिए बसों के साथ ही अभिभावकों के वाहनों के लिए भी पार्किंग जरूरी होगा। हल्द्वानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निकाय की परीक्षा कठिन होने वाली है। सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए मूल्यांकन कठिन करते हुए केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण पैमाने में बदलाव किए हैं। पिछले साल तक सर्वे 7,500 अंकों का होता था, जिसमें 2,000 की वृद्धि कर दी गई है। ऐसे में अब निकायों की स्वच्छता का आकलन 9,500 अंकों का होगा, जिसमें निकायों की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं, सर्टिफिकेशन और सिटीजन फीडबैक के नंबरों के अनुसार रैंकिंग तय की जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार निकायों की सेवाओं के लिए 3,000 से बढ़ाकर 4,525 अंक, सर्टिफिकेशन के लिए 2,250 से बढ़ाकर 2,500 अंक और 2,250 अंकों के सिटीजन फीडबैक को बढ़ाकर 2,457 अंकों का जारी कर दिया गया है। नए साल के सर्वेक्षण में कूड़ा कलेक्शन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, साथ ही पैमाने के अनुसार सबसे ज़्यादा अंक इसी श्रेणी में बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया पर विशेष फोकस रहेगा। उधर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को कवायद शुरू कर दी है। सर्वेक्षण के लिए सिटीजन फीडबैक सबसे अहम माना है। सर्वेक्षण के 26% अंक इसी पर आधारित है। इसे लेकर ऑनलाइन फीडबैक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग अपने शहर के अनुसार सर्वेक्षण के पोर्टल पर जाकर 31 जनवरी तक फीडबैक दे सकते हैं।